पे रखना है, या दिस वॉल शुड बी फेसिंग दिस डायरेक्शन, तो वो रिस्ट्रिक्शन होता है। बट अभी इट इज एन ओपन स्पेस फॉर यू टू प्ले, कि आप कोई भी रूम को किसी भी डायरेक्शन में रख सकते हो, मतलब किसी भी साइज की रूम को किसी भी फ्लोर पे प्लेस कर सकते हो, सो दैट यू हैव दैट फ्री एंड, सो यू कैन एंश्योर बेस्ट डिजाइन इन दैट वे। तो अभी हीट लोड कैलकुलेशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे आप एक स्पेसिफिक रूम पकड़ रहे हो, फॉर एग्जांपल एक कोई गेस्ट का लिविंग रूम ले रहे हो आप होटल में, तो सबसे पहले आपको वहां पे देखना है वॉल्स, रूफ एंड फ्लोर का एरिया क्या है, राइट। उसके बाद आपकी आउटडोर टेम्परेचर कितना है, इंडोर टेम्परेचर आपको कितना रखना है, जो आउटडोर टेम्परेचर रहेगा वो उस लोकेशन के लिए डिफाइंड होता है, उसके लिए स्टैंडर्ड्स है हमारे पास। दैट ऑल्सो आई विल टच थ्रू इन द नेक्स्ट दिस थिंग स्लाइड। और इंडोर टेम्परेचर जो होता है वो हमारे हाथ में होता है, कि हमें कितना रखना है कंफर्ट के लिए, राइट। जनरली कितना रखते हैं हम इंडोर एयर टेम्परेचर अपने रूम्स में? कैन एनीबडी प्रॉम्प्ट फ्रॉम द ऑडियंस? कम ऑन यार, दिस इज सिंपल क्वेश्चन। Around 25 degrees centigrade. सॉरी। Around 25. या राइट। Around राइट। 25. राइट, जनरली कंफर्ट कूलिंग के लिए जनरली हम 24 टू 25 डिग्रीज रखते हैं। इनफैक्ट आपका ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है, जो हमारे गवर्नमेंट की बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर, दे हैव आल्सो गिवन गाइडलाइन that we need to have the by default 24 degrees centigrade setting in all our split air conditioners। उसका मेजर रीजन यही है, पहला है कि आपका बहुत लो टेम्परेचर्स आर नॉट गुड फॉर ह्यूमन बॉडी एंड कंफर्ट, एंड वो डिस्कंफर्ट हो जाता है, चिल लगने लगता है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट थिंग इज पावर सेविंग्स, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट आता है आपका ह्यूमिडिटी। तो कोई बता सकता है कि कंफर्ट डिजाइन के लिए हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितने रखते हैं अपने रूम में? डज एनीबडी नो? 0.5 something. राइट, अराउंड 50% रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हीट लोड कैलकुलेशन के लिए, प्लीज स्टॉप डूइंग दैट ऑन द स्क्रीन, मिस्टर मोहम्मद अदनान। नेक्स्ट आता है हमारा पीपल। अभी यू हैव दी वॉल्स, यू हैव दी टेम्परेचर, यू हैव दी ह्यूमिडिटी। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है नंबर ऑफ पीपल कितने रहेंगे हमारे रूम में, राइट। सपोज मान लीजिए आपका जो बेडरूम होता है इन जनरल, दैट इज अ 10 by 10 फीट का रूम, उसमें कंफर्टेबली कितने लोग रह सकते हैं? अराउंड सम 4 से 5 लोग एट अ टाइम वहां पे रह सकते हैं। सपोज उसी रूम में आप 10 लोग 20 लोगों को ले आओ, तो इंस्पाइट की आपकी एसी ऑन है, यू विल स्टिल फील हॉट या यू विल स्टिल फील डिस्कम्फर्ट। कैन समबडी टेल व्हाई? Can you please repeat the question once again? I was saying the fourth point, that is number of people is Thermal important. Number of people is important in considering, the number of people consideration is important in heat load calculation. This was my fourth point, and my question is why number of people is important, and what will happen if we are not considering the number of people? For that, I gave an example that एक आपकी 10 by 10 फीट की बेडरूम है, जिसमें कंफर्टेबली 3 से 4 लोग रह सकते हैं। बट उस रूम में अगर मैं 10-20 लोगों को रख दूं, तो इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपकी एयर कंडीशनर ऑन है, आपको डिस्कम्फर्ट लगने लगेगा। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? एसी तो ऑन है, तो डिस्कम्फर्ट क्यों लग रहा है अगर 20 लोग आ गए तो? Sir, due to that reason, because कि सर हम लोग का बॉडी से ज्यादा हीट जनरेट हो रहा है ना, बॉडी से हीट जनरेट हो रहा है, तो मतलब वो ज्यादा कॉम्पेंसेट नहीं कर पाएगा कि जितना हीट आ रहा है, जितना राइट। मतलब कूलिंग आ रहा है। राइट, तो जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ पीपल बढ़ते जाएंगे, फॉर द सेम रूम साइज, इफ पीपल नंबर ऑफ पीपल इज मोर, द टनेज ऑफ योर डिजाइन विल बी मोर। मतलब एसी अगर आप मतलब एक गिवन रूम है आपका 10 by 10 फीट का, अगर उसमें 4 लोग हैं, तो आपकी 1 टन की एसी इज सफिशियंट। बट उस रूम में मान लो अगर आप रूम का साइज सेम है, साइज में कोई चेंज नहीं है, बट उसी रूम में मान लो अगर 10 लोग रहते हैं, तब आपकी जो आपकी एसी की टनेज है वो बढ़ जाएगी, आपको 1 टन की जगह में भी 2 टन का एसी लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब है जैसे मान लो कोई ऑफिस वहां पे स्पेस है जहां पे आपकी फोटोकॉपी मशीन या एनी अदर पीसीज रखे हुए हैं, प्रोजेक्टर रखा हुआ है, तो ये इक्विपमेंट्स क्या करते हैं? ये भी हीट जनरेट करते हैं, राइट और नो? आपकी जो फोटोकॉपी मशीन है, आपका जो रेफ्रिजरेटर है फॉर दैट मैटर, उसकी भी अगर आप बैक बॉडी टच करोगे तो दैट इज ऑल्सो हीटेड, बिकॉज दैट इज ऑल्सो रिजेक्टिंग सम हीट इनटू द रूम।
उसके रेफ्रिजरेटर जो हमारी फ्रिज होती है, फ्रिज के पीछे कंडेंसर होता है। तो यूटिलिटी का मतलब होता है कि यूटिलिटी एंड इक्विपमेंट्स दे दे गो टुगेदर। जो हमारे लाइट्स होते हैं, अगर आप देखोगे पुराने जमाने में एक 60 वॉट समथिंग का एक बल्ब यूज होता था येलो कलर का, वो भी रूम में हीट ऐड करते हैं। तो दैट थिंग ऑल्सो नीड टू बी कंसिडर्ड। सो कैन समबडी टेल मी कि जो यूटिलिटी एंड इक्विपमेंट्स का हीट रहेगा वो सेंसिबल हीट रहेगा या लेटेंट हीट रहेगा? बेसिकली वो लेटेंटिटी रहेगा क्योंकि फेस चेंज हो रहा है। कैसे फेस चेंज हो रहा है? आपका एक लाइट है, लाइट को मैंने ऑन किया, लाइट विल ओनली इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ द रूम ना। वो अपने साथ कोई एयर या और कोई चीज तो लेकर नहीं आ रहा है जो रूम में मॉइस्चर ऐड करेगा। बट उसी केस में अगर मान लो आपके रूम में कॉफी मेकर है, राइट, व्हाट डज दैट कॉफी मेकर डू? स्टीम छोड़ता है, वो ऐड करेगा लेटेंट हीट रूम में। अंडरस्टूड और नॉट? यस, नो? Yes, हाँ sir. यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स। अगर आपने देखा होगा, प्रॉपर्टी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स का मतलब है कि जैसे हम लोग का जो मतलब जो भी हमारा रूफ होता है, यू पीपल मस्ट हैव सीन, बहुत लोग रूफ पे गार्डनिंग करते हैं, बहुत लोग रूफ में एक स्पेशल कोटिंग करते हैं, व्हाइट पेंट करते हैं, रूफ का मटेरियल होता है उसमें इंसुलेशंस लगाते हैं। तो ये सब जो है हमारा मतलब आपका जो भी जैसे अगर टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट होटल डिजाइन, तो आपका होटल डिजाइन में जो वॉल का मटेरियल क्या रहेगा, रूफ का मटेरियल क्या रहेगा, उससे भी हमारा हीट लोड डिपेंड करेगा। जैसे हम जो नॉर्मल ब्रिक वॉल्स यूज करते हैं, बट मतलब उसमें कैसा, सपोज उसमें आपका एक्स अमाउंट ऑफ हीट रूम में आ रहा है, बट उसी ब्रिक वॉल के बीच में मैं एक एयर गैप बना दूं एंड साइड में एक और ब्रिक वॉल बना दूं, लाइक अगर मैं लेयर्स में बनाता हूं मेरे वॉल्स एंड रूफ्स, तब क्या रहेगा, बीच में कोई अगर इंसुलेटिंग लेयर है तो दैट विल कंट्रोल द हीट लोड इनपुट इनटू माय रूम। अंडरस्टूड और नॉट? सेवेंथ पॉइंट, प्रॉपर्टी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स। यस, नो? यस यस। या सो बहुत यस। लोगों ने बहुत लोग, आप लोगों ने देखा होगा कि रूफ पे गार्डनिंग भी करते हैं। उसका ये रीजन है कि जो ऊपर जैसे जो आपकी रूफ गार्डनिंग वगैरह होती है ना, दैट ऑल्सो एक्ट्स एज एन इंसुलेशन, कि वो डायरेक्ट सनरेज को रूफ पे पड़ने नहीं दे रहा है। क्योंकि रूफ का जो कॉन्क्रीट मटेरियल होता है या जो भी ब्रिक होता है ना, दैट विल रेडिएट हीट इनटू योर रूम, वो हीट को एब्जॉर्ब करके आपके रूम के अंदर छोड़ देगा। लेकिन जो मेरी गार्डनिंग होती है या कोई व्हाइट पेंट करते हैं, व्हाइट पेंट क्या करता है, हीट को रिफ्लेक्ट करता है, रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करता है। So building materials also play a very important role in your this thing heat load. Okay, so these are the primary inputs. अभी आप बोलोगे मुझे रूम से हीट रिमूव करना है, बट वो हीट कहाँ से आ रहा है और कितना आ रहा है, पहले वो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, तो वो इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिलेगा। ओके, नेक्स्ट दिस आई विल कवर सेपरेटली। ओके, सो नाउ कमिंग टू द रिपोर्ट, जो आपका डिजाइन बेसिस रिपोर्ट बनेगा, जो भी आपको एनएसडीसी के इनको जूरी को सबमिट करना है, उसमें मेजर ये कंपोनेंट्स होने ही चाहिए। अदर देन दिस अगर आप कुछ स्पेशल और डाल रहे हो दैट इज ओके, बट इन योर रिपोर्ट, वॉट एवर रिपोर्ट यू आर मेकिंग फॉर एनएसडीसी सबमिशन, ऑल दीज थिंग्स शुड बी 100% कवर्ड। बिकॉज ये सब जो मैंने यहाँ लिस्ट डाउन किया है, दिस इज बेस्ड ऑन जो भी आपका एनएसडीसी का फ्लायर है, उसमें आपने देखा होगा जजिंग क्राइटेरिया लिखा हुआ है उन्होंने। तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसमें से आप देखोगे मैंने डक्ट डिजाइन और एनर्जी कैलकुलेशन को बोल्ड किया है। द रीजन फॉर दैट इज मोस्ट ऑफ द टीम्स हु आर पार्टिसिपेटिंग इन एनएसडीसी, they are not submitting duct design and energy calculation. So we have always done these calculations and submitted, and that has given us an edge over the other teams. So I would suggest कि since you are starting fresh for NSDC, तो शुरू में आपको लगेगा कि इसमें करना क्या है एनर्जी, मतलब मैं वो भी पार्ट टच करूंगा एग्जैक्टली क्या करना है, थोड़ा कैलकुलेटिव रहेगा, बट ट्रस्ट मी दैट विल हेल्प यू इवन व्हेन यू मूव आउट ऑफ योर कॉलेज, द टेक्निकल लर्निंग. So these are the basic things which you have to cover, okay, in your report. And one more thing I would like to touch here, that NSDC has separate marking for indoor air quality. तो आपकी जो भी इनोवेशन या एनर्जी एफिशिएंसी के मेजर रहेंगे, डोंट मिक्स इट विथ इंडोर एयर क्वालिटी. इंडोर एयर क्वालिटी को अलग ही रखना, कुछ 3-4 मेजर अलग से ही दिखाना, ओके. एंड एनर्जी एफिशिएंसी या बाकी की कुछ अगर इनोवेशंस है तो वो आप एडिशनली ऐड कर सकते हो, बट दिस इज द बेसिक थिंग विच शुड बी देयर इन योर रिपोर्ट. इज इट क्लियर? यस, नो? Yes, sir. Yes.
Okay. So this is just a summary that I made out of the NSDC flyer that was So this is just a summary that I prepared out of the NSDC flyer that was shared. तो इतने सारे टाइप ऑफ रूम्स है, ये आपके क्वांटिटी ऑफ रूम्स है, एंड ये बैंकेट हॉल की ये ऑक्यूपेंसी है. यूएम मींस यूनिट ऑफ मेजर. ओके, तो अभी आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दे हैव फिक्स्ड कि जो गेस्ट के लिविंग रूम्स रहेंगे वो 2nd to 5th फ्लोर में रहेंगे, जो आपके लग्जरी सूट रूम्स रहेंगे वो 6th फ्लोर में रहेंगे, एंड जो क्लब रूम्स रहेंगे वो 7th फ्लोर में रहेंगे, राइट? अभी उन्होंने क्या मेंशन नहीं किया है, उन्होंने बैंकेट हॉल्स, रेस्टोरेंट, बार एंड स्विमिंग पूल का लोकेशन मेंशन नहीं किया है. तो यहाँ पे आई हैव जस्ट लिस्टेड आउट व्हाट माय थॉट वाज. आपका अलग भी हो सकता है. दिस वाज जस्ट माय थॉट ऑन कि कहाँ, अगर मैं होता तो कहाँ प्लेस करता इन रूम्स को. तो स्विमिंग पूल एनीवे आई वुड लाइक टू प्लेस इट ऑलवेज ऑन द ग्राउंड फ्लोर. जो हमारा रेस्टोरेंट रहेगा, रेस्टोरेंट एंड बार, आइदर ग्राउंड और फर्स्ट. नेक्स्ट हमारे जो बैंक्वेट हॉल्स है, ये जो 3 बैंक्वेट हॉल्स है, इनका डिजाइन थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा. द रीजन फॉर दैट इज कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इन सारे रूम्स में से जो सबसे बड़े साइज के रूम्स रहेंगे आपके इस 5 स्टार होटल में, वो ये 3 बैंक्वेट हॉल्स ही रहेंगे. तो इन बैंक्वेट हॉल्स का जो लोकेशन रहेगा उसको ग्राउंड या फर्स्ट में रखने का ये फायदा है कि जो आपकी जो रूफ रहेगी इन तीनों रूम की सबसे बड़ी रहेगी. तो वहां अगर आप इसको 7th फ्लोर पे या 6th फ्लोर पे कहीं पे प्लेस करते हो, तब क्या रहेगा कि जो आपका, सपोज यू आर प्लेसिंग द बैंक्वेट हॉल ऑन द 7th फ्लोर, तो 7th फ्लोर में क्या रहेगा कि अ लार्ज एरिया ऑफ द रूफ इज डायरेक्टली एक्सपोज टू द सन. तो आपके रूम में जो हीट लोड इनपुट होगा वो ज्यादा रहेगा. तो आई वुड प्रेफर टू प्लेस बैंक्वेट हॉल्स इन आइदर द ग्राउंड और द फर्स्ट फ्लोर. एंड इसका एक और लॉजिक ये है कि जनरली बैंक्वेट हॉल्स वगैरह जो होते हैं, दे आर यूज्ड फॉर काइंड ऑफ सम पार्टीज और व्हाटएवर गैदरिंग्स. सो जनरली ये सारे मैंने जितने भी अभी तक होटल्स या जो भी विजिट करे हैं, आई हैव नेवर सीन बैंक्वेट हॉल्स ऑन अ हायर फ्लोर. तो इससे मैं आपको ये सजेशन देना चाहता हूँ कि सिंस यू आर डिजाइनिंग HVAC सिस्टम, ट्राई एंड विजिट वन ऑफ द 5 स्टार होटल्स. ओके, दैट विल गिव यू एन आइडिया कि किसको कहाँ पे प्लेस करना है. These 3 things NSDC problem statement has resolved it for you. उन्होंने स्पेस मेंशन कर दिया है, बट सिंस उन्होंने 3D नहीं दिया है, तो उन्होंने आपको ये नहीं बताया एरिया कितना होना चाहिए, आपके कारपेट एरिया कितनी होनी चाहिए, कितने में डिजाइन होना चाहिए. तो वो कंप्लीटली यू विल बी द मास्टर ऑफ योर डिजाइन. तो उसके हिसाब से ये जो रूम्स की प्लेसमेंट आप करोगे उसको बहुत ही इंटेलिजेंटली एंड क्लेवरली करना. एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि जो मैंने यहाँ पे लिखा है, डोंट फॉलो इट ब्लाइंडली. आप खुद से रिसर्च करो, 1-2 होटल्स को विजिट करो. विजिट मतलब जस्ट देख कर आओ कहाँ पे क्या है, इंक्वायरी करो थोड़ा सा, उससे आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी. एंड जो NSDC का जो फ्लायर है, अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो वन ऑफ द मार्किंग क्राइटेरिया इज ओरिजिनैलिटी. ओरिजिनैलिटी कहाँ से आएगी कि कुछ भी मैंने हवा में बना दिया, जजेस को वो कभी मतलब पसंद ही नहीं आएगा. बिकॉज जो जजेस बैठे रहेंगे आपके सामने, दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड पीपल, एंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू टेक टू देम, दे विल नॉट एक्सेप्ट इट. So you need to be realistic and original होने के लिए my suggestion would be कि please go and visit one of the, जो भी not 5 star, कोई भी होटल जिसमें ये मेजर अपने बैंकेट हॉल, सूट रूम्स रहते हैं, just go and have a look कि कैसे प्लेसमेंट है, क्या है उसका लॉजिक, क्या है. You can maybe talk to the hotel people also. So this floor is just my thought. You can give it a second thought and आप इसको second third कहीं पे भी जहां आपको लगता है जगह बैठ रही है वहां पे आप बिठा सकते हो. इसमें एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि वॉट एवर यू आर डूइंग, डोंट डू इट जस्ट ब्लाइंडली कि इधर जगह है तो इधर डाल दिया. हर चीज का लॉजिक होना चाहिए कि आप अगर अपने डिजाइन में किसी रूम को किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे प्लेस कर रहे हो, तो वो रूम वहीं पे क्यों होना चाहिए. यू शुड बी क्लियर ऑफ दैट. ओके, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? दिस इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट. सो नेक्स्ट इज अप्रोच. कैसा होना चाहिए हमारा जो मेरा होटल है इसके डिजाइन में. तो सबसे पहला है, सिंस आपको डिजाइन मतलब ड्राइंग नहीं दिया गया है, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल थिंग विल बी ओरिएंटेशन. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओरिएंटेशन? कैन समबडी फ्रॉम द ऑडियंस प्रॉम्प्ट कि ओरिएंटेशन से क्या मतलब है? ओरिएंटेशन मतलब घुमाना होता है ना. राइट, मतलब बिल्डिंग का जो डायरेक्शन है, मतलब जैसे यहाँ पे आपके पास रूम्स है, राइट. बैंकेट हॉल का जैसे मैंने बोला कि सबसे बड़ी रूम रहेगी, तो आप सोचो कि इस रूम का जो वॉल है, एक रूम का वॉल, वो कितना बड़ा रहेगा. तो जनरली हमारे पास
4 डायरेक्शंस होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो अगर आप इशरे का स्टैंडर्ड्स रेफर करोगे, वहां से यू विल गेट एन आइडिया कि हमारा जो पीक टाइम होता है, होटल का पीक टाइम क्या होता है, कोई बता सकता है? व्हाट इज द पीक टाइम ऑफ होटल्स? या आप In the morning, सॉरी 12 p.m. यस। सो होटल का जो पीक टाइम रहता है वो जनरली या तो आफ्टरनून रहता है या तो इवनिंग रहेगा। इवनिंग मतलब किसी पीक टाइम इज नॉट ओनली सिर्फ सन का टाइम मत पकड़ो पीक टाइम में। पीक टाइम मतलब सबसे अभी अभी आपको मैंने वही एग्जांपल दिया ना कि एक अगर रूम है 10 by 10 फीट का, 4 लोग में जो एयर कंडीशनिंग है 10 लोग में वो एयर कंडीशनिंग चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको बिल्डिंग ओरिएंटेशन तो देखना ही देखना है। उसके साथ आपका एक और क्रिटिकल चीज जो बनता है होटल्स में वो होता है नंबर ऑफ पीपल या ऑक्यूपेंसी क्या है आपकी होटल में एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, जिसके लिए आप डिजाइन कर रहे हो होटल को। तो पीक लोड टाइम जो होता है, फॉर दैट यू नीड टू रेफर इशरे हैंडबुक। जैसे आपने बोला पहले आप टाइम आइडेंटिफाई करो, एक आपने बोला 12 PM to 1 PM, एंड दूसरा टाइम यू कैन टेक मे बी सम 7 PM to 8 PM। जब जनरली ये दो जो टाइम होते हैं ये लंच एंड डिनर के लिए होते हैं। अभी आपको कंफ्यूजन रहेगा कि ये दोनों टाइम में से मैं कौन सा टाइम चूज करूं, तो उसके लिए भी यू कैन डू सम रिसर्च ऑन योर ओन कि जब आप होटल को विजिट करोगे जस्ट आस्क देम कैजुअली कि सुबह ज्यादा भीड़ रहती है या शाम को रहती है। वो बंदा बोलेगा सुबह रहती है या शाम को रहती है। तो बेस्ड ऑन दैट रियलिस्टिक एंड ओरिजिनल डेटा यू कैन चूज योर पीक टाइम। शाम को। तो ये या शाम को यस, सर इवनिंग के टाइम में ज्यादातर रहते हैं लोग। हाँ इवनिंग के टाइम में लोग ज्यादा रहते हैं, बट इवनिंग के टाइम में सनराइज नहीं रहता है। तो वो कन्फ्लिक्ट्स रहेंगे बहुत सारे, राइट? को आपको लगेगा एक चीज अगर पकड़ रहा हूं तो दूसरी चीज छूट रही है। जैसे दोपहर को आप बोलोगे लोग कम रहते हैं बट सनराइज ज्यादा रहते हैं, तो मान लो 100 लोगों की रूम है बट वहां 10 ही लोग बैठकर खा रहे हैं, बट उनको गर्मी लगेगी ना अगर आपका डिजाइन प्रॉपर नहीं है तो। उसी तरह से इवनिंग टाइम में अगर आपने मॉर्निंग के हिसाब से डिजाइन कर दिया, इवनिंग में सनराइज नहीं रहेगा बट नंबर ऑफ लोग ज्यादा रहेंगे, फिर उनको डिस्कम्फर्ट होगा। तो यहाँ जो जहां पे 2-3 चीजें कन्फ्लिक्ट करती है वहां पे डिसीजन मेकिंग के लिए ऑलवेज देयर आर स्टैंडर्ड्स टू इट। मैं वो भी आपको दिखाऊंगा अभी कि आपको रेफर कैसे करना है स्टैंडर्ड्स। तो ठीक है, हम फर्स्ट डिस्कस करते करते सेकंड पे आ गए। आई होप पीक लोड टाइम इज क्लियर टू एवरीबॉडी। यस नो, कि पीक लोड टाइम से क्या मतलब है? हेलो, इज इट क्लियर? यस। यस सर। नेक्स्ट इज या जो हम ओरिएंटेशन की डिस्कशन कर रहे थे, आपके पास 4 डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो जनरली जो लॉन्ग वॉल्स होते हैं या जो एक्सपोजर सरफेस होता है उसको हम वेस्टवर्ड डायरेक्शन में रखना प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि जो तो इसके लिए आपको थोड़ा बहुत सन पाथ वगैरह, इफ यू वांट यू कैन नोट डाउन दीस टर्म्स। आपको सन पाथ स्टडी करना पड़ेगा जिस भी लोकेशन के लिए आप डिजाइन कर रहे हो इसको। तो वहां पे आप देखो कि कितना रेडिएशन रहता है, किस टाइम पे रहता है, क्योंकि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। तो आपको सुबह की जो धूप होती है ना वो कंपैरेटिवली लेस कड़ी होती है। मतलब हम जैसे दोपहर होते होते धूप बहुत कड़ी हो जाती है, लाइक यू कैन नॉट बेयर इट, बट मॉर्निंग सन इज जनरली सूदिंग। तो मॉर्निंग सन, और अगर मैं आफ्टरनून या फिर उसकी जो ऑलमोस्ट इवनिंग टाइम आ जाएगी उस समय के सन रेडिएशन को मैं कंपेयर करूं तो इवनिंग टाइम इज मोर डेंजरस फ्रॉम हीट लोड पॉइंट ऑफ व्यू। यस और नो? তোরা কোন করছো? हेलो লজিং করছো সেটাই তো। Sir, you can repeat one time more. या so there is a lot of noise, can people mute? भाई मोबाइल मानने चैनल रेकॉर्ड ये ऑडियो हेलो So हेलो प्लीज म्यूट योरसेल्फ okay, so orientation से मेरा ये मतलब था, wait I will just सपोज ये मेरा कोई रूम है एक, ओके? सपोज मान लो आपका बैंक्वेट हॉल है, ओके? Okay, sir. और आपका जो ये डायरेक्शन है ये नॉर्थ है, ओके? दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन।
अभी मुझे बताओ ये डायरेक्शन कौन सा रहेगा, ये डायरेक्शन कौन सा रहेगा, ये डायरेक्शन कौन सा रहेगा? दिस विल बी साउथ, नीचे वाला। Right यस नो? is east, दिस left इज राइट इज is ईस्ट एंड लेफ्ट इज वेस्ट, राइट। तो जनरली व्हाट विल हैपन, सन विल राइज फ्रॉम दिस डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन। सो मॉर्निंग में जो मेरी ईस्ट का जो रेडिएशन रहता है दैट इज कंपैरेटिवली लेस हार्श कंपेयर टू दी आफ्टरनून और इवनिंग। तो सन इज राइजिंग हियर, मतलब ये अगर मेरा ईस्ट है तो वो ट्रैवल करके इट विल कम समवेयर लाइक दिस एंड सेट इन द वेस्ट, राइट और नॉट? तो जब सन ट्रैवल कर रहा रहेगा तब आपकी जो वॉल्स, क्योंकि मतलब जो मेरा ट्रैवलिंग रहता है सन का वो ऐसा साइडवेज नहीं रहेगा, वो ऐसा ओवरहेड रहेगा, राइट? क्योंकि 12 नून पे जो हमारा सन रहता है वो टॉप में रहता है, इट इज ओवरहेड। तो वो वेस्ट आते आते जो आपकी 2-3 बजे का टाइम होता है ना, वो नियरली वेस्ट डायरेक्शन में आना स्टार्ट हो जाता है सन। तो वेस्ट डायरेक्शन के जो रेडिएशन इस वॉल पे पड़ेंगे दैट विल बी मोर हार्श। मतलब आपकी जो दोपहर की टाइम होगी, आपका ये वाले वॉल से जो हीट इनपुट रहेगा रूम के अंदर वो बहुत ज्यादा रहेगा। तो जनरली हम ऐसा प्रेफर करते हैं कि जो छोटे वॉल्स होते हैं, छोटे वॉल्स को हम वेस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस करवाएं। उसका रीजन ये है कि मेरा एक्सपोजर एरिया कम हो जाता है वॉल्स का, एज अ रिजल्ट ऑफ विच मेरा जो हीट लोड आएगा रूम में वो कंपैरेटिवली कम रहेगा। नाउ डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय ओरिएंटेशन? यस, नो? Yes, sir. या। सो सिंस 3D डिजाइन आप खुद ही करने वाले हो तो ओरिएंटेशन पे स्पेशल ध्यान देना कि आप कौन से रूम किधर रख रहे हो, लंबे रूम्स आप किस तरफ रख रहे हो, क्योंकि आपको कस्टमर कंफर्ट के साथ साथ अपनी इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन का भी सोचना है। क्योंकि अगर आप कस्टमर मतलब आप सिर्फ लिविंग रूम्स को शेडेड एरिया में रख दोगे जहाँ हीट लोड कम है और आपकी जो बड़े हॉल्स हैं उनको आप लोड वाले एरिया में रख दोगे तो वो भी दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। सो योर डिजाइन शुड बी अ बैलेंस्ड वन। ओके, next is humidity control. This point I have written it specifically here because you are designing the hotel in coastal area. तो कोस्टल एरिया में क्या रहता है आपका, सिंस एंड आपके एनएसडीसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये भी लिखा हुआ है कि सी फेसिंग है आपका जो ये रहेगा 5 स्टार होटल। तो सी फेसिंग मींस यू पीपल मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। तो वो सारी चीजें यू नो दिस ये जो साइकिल है हमारा ये चलता ही रहता है। एंड नियर द सी एनी टाइम एनवायरमेंट इज वेरी मॉइस्ट। ओके, तो उसका प्रॉब्लम क्या रहेगा, अगर एनवायरमेंट बहुत ज्यादा मॉइस्ट हो गया तो आपने कभी देखा होगा कि आपके घर पे भी जो स्प्लिट एसीज वगैरह लगे रहते हैं, फ्रॉम दोस स्प्लिट एसीज कभी कभी वाटर ड्रिप होती है उसमें से। सो दैट शोज दैट इट इज नॉट अ गुड डिजाइन, मतलब वो उस ह्यूमिडिटी को टैकल करने के लिए डिजाइन नहीं है। या कभी कभी ऐसा होता है कि एसी तो चल रहा है बट अभी भी मुझे मॉइस्चर महसूस हो रही है, लाइक दैट इज अ बिट इरिटेटिंग जो मॉइस्चर रहता है मेरा, and that also leads to a lot of fungal growth and other thing, right or not? So for controlling that moisture you need to have special humidity control. इस पे आपको स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा कि आप फ्रेश एयर कितना ले रहे हो बाहर से, कितनी फ्रीक्वेंसी पे फ्रेश एयर को चेंज कर रहे हो। क्योंकि एक बार तो आपने रूम को कंडीशनिंग कर दिया बट वो सेम कंडीशन पे आप रूम को मेंटेन नहीं कर सकते हो, आपको बीच बीच में रूम में फ्रेश एयर डालना पड़ेगा। अगर फ्रेश एयर नहीं डाला तो क्या होगा, कैन समबडी टेल? माई क्वेश्चन इज, आई रिपीट माई क्वेश्चन, आपका एक गिवन रूम है, उस रूम में आपने एसी ऑन कर दिया है, रूम ठंडी हो गई है, अभी क्या मैं उसको कंटिन्यूअसली वैसा ही रन करूंगा या बीच बीच में मुझे फ्रेश एयर डालना पड़ेगा रूम में? और अगर डालना पड़ेगा तो क्यों डालना पड़ेगा? कैन समबडी एक्सप्लेन? हेलो, अगर शेयर नहीं जाएगा तो yes sir, रूम थोड़ी का डालना पड़ेगा। कंट्रोल नहीं होगा सर। जो सॉरी, रूम का क्या कंट्रोल नहीं रहेगा? एसी का जो मतलब टेम्परेचर जो है सर हम फिक्स करेंगे ना सर, तो ऐसे 28 या 29 टेम्परेचर फिक्स करेंगे ना सर। देखो फ्रेश इसका एयर क्या, सर, यस फ्रेश एयर अगर हम लोग नहीं देंगे तो उसका ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल में नहीं आएगा और ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाएगा। ऑक्सीजन लेवल आई कंप्लीटली अग्री विथ यू, मेरा भी वही पॉइंट था, बट ह्यूमिडिटी कंट्रोल में रहेगा क्योंकि आपने देखो रूम एयर कंडीशनड है, इसका मतलब ही है कि रूम का मैंने ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों कंट्रोल कर लिया है, राइट? अगर मैं बाहर से फ्रेश एयर ऐड करता हूं मतलब बाहर की जो मॉइस्चर है वो भी रूम में मैं ऐड कर रहा हूं। फ्रेश एयर जरूरी है ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए बट वो मॉइस्चर भी साथ में लेके आ रहा है, मैं उसको अलग नहीं कर सकता, राइट ना? तो वो फ्रेश एयर कितना दोगे, कितनी फ्रीक्वेंसी पे दोगे, वो सारी चीजें आपको डिफाइन करनी पड़ेगी वेरी क्लेवरली इन योर डिजाइन। ओके,
नेक्स्ट इज आपका IAQ एंड एयर डिस्ट्रीब्यूशन। तो इंडोर एयर क्वालिटी के लिए NSDC ऑलवेज हैज स्पेशल मार्क्स। सो इंडोर एयर क्वालिटी के लिए एक सबसे जरूरी चीज है होटल में कि फूड ओडर कंट्रोल, कि आपकी लिविंग रूम्स, आपकी जो गेस्ट रूम्स है, आपका रेस्टोरेंट है, आपका बार है, एवरीथिंग इज इन द सेम बिल्डिंग। क्या पता आपकी जिस फ्लोर पे रेस्टोरेंट है उस फ्लोर पे कुछ एक बैंकेट हॉल या लिविंग रूम रहेगा। तो जो भी कुकिंग होती है अपने होटल के किचन्स में, वो कुकिंग का जो ओडर या स्मेल है वो हमारे बाहर के लॉबीज में या लिविंग स्पेसेस में नहीं आना चाहिए। दैट इज नॉट गुड। तो उसके लिए आप क्या काउंटर मेजर्स लोगे? दैट विल बी वन इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट इज एयर डिस्ट्रीब्यूशन। एयर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो आपकी डक्टिंग डिजाइन रहेगी, दैट शुड बी एडिक्वेट एंड प्रॉपर, कि हर रूम में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर जा रहा है। बिकॉज आप मतलब मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं, अगर मैं सेंट्रलाइज्ड AC को पकड़ता हूं तो वहां पे डक्टिंग के थ्रू मेरा एयर डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो एयर डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी यूनिफॉर्म, राइट। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होती है लाइटनिंग। सो लाइटनिंग का आपका मैंने ये पॉइंट यहाँ पे इसलिए डाला है कि जनरली अगर आप देखो कि बहुत सारे होटल्स, जैसा मैंने भी देखा है कि जो रूम्स होते हैं जनरली, जिसमें लिविंग रूम्स होते हैं, देर आर जनरली डिम लाइट्स रहते हैं वहां पे, इट इज नॉट वेरी ब्राइट। बट जो आपकी लॉबी रहती है, कॉरिडोर्स रहता है, वहां पे यू शुड हैव एडिक्वेट लाइटिंग। दैट इज वन ऑफ द प्राइम रिक्वायरमेंट, बिकॉज देयर विल बी पीपल ऑफ ऑल एजेस, देयर विल बी चिल्ड्रन, देयर विल बी टीनेजर्स, देयर विल बी मिडिल एज पीपल एंड देयर विल बी ओल्ड पीपल। तो यहाँ पे आपको HVAC के साथ साथ उसको एज अ ओवरऑल होलसम बिल्डिंग की तरह भी डिजाइन करना है। सो लाइटिंग विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट। नेक्स्ट इज वेंटिलेशन। तो वेंटिलेशन, जैसे कि किसी ने बोला कि ऑक्सीजन का लेवल कंट्रोल नहीं होगा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो वेंटिलेशन को भी हमें ध्यान रखना है कि कितना फ्रेश एयर लाना है, कब लाना है, बिकॉज हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स के PPM है, PPM का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन, एक्सेप्टेबल लेवल होता है बिलो 1000 PPM। तो अगर आप फ्रीक्वेंटली फ्रेश एयर सर्कुलेशन नहीं करोगे, तब आपका PPM लेवल अगर बढ़ जाएगा, दैट विल कॉज अ डिस्कंफर्ट टू कस्टमर या जो भी आपके रह रहे हैं उस रूम में। Next is usage of renewable sources. So again, NSDC recommends that you are using a lot of energy efficient methods. Hello. Yeah. So NSDC recommends that you are using a lot of energy efficient measures. So renewable sources are one of the best options that you can go for. But can somebody mute? या सो रिन्यूएबल सोर्सेज जब भी आप सिलेक्शन करते हो, एनर्जी एफिशिएंसी तो आपको मिलेगी नो डाउट, बट उसके साथ साथ यू ऑल्सो हैव टू थिंक अबाउट द कॉस्ट फैक्टर। क्योंकि अगर आप पूरे बिल्डिंग के छत पे सोलर पैनल लगा दे रहे हो, तो एक तो जो आपका कॉस्ट है दैट विल बी टू मच इन्वेस्टमेंट, तो वो रियलिस्टिक डिजाइन नहीं होता है। NSDC का जो एक क्राइटेरिया है जजमेंट का, ओरिजिनलिटी, वो ओरिजिनलिटी वहां पे खत्म हो जाती है। तो यू कैन यूज सोलर पैनल्स एंड ऑल अप टू सम एक्सटेंट, थोड़ी बिजली बचाने के लिए, बट ऐसा भी नहीं कि पूरे बिल्डिंग को मैंने भर दिया सोलर पैनल से। सो यू नीड टू बैलेंस बोथ कॉस्ट एंड एनर्जी एफिशिएंसी। नेक्स्ट, एनर्जी सेविंग्स। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, जैसे होटल्स में आपके लॉबीज हुए, कॉरिडोर्स हुए, वहां पे जैसे लाइट्स जलते हैं, बट जैसे नाइट का टाइम है, नाइट के टाइम में नोबडी रोम्स अराउंड इन द कॉरिडोर्स एंड लॉबीज। सो व्हाट यू कैन डू इज कि ऐसी जो जगह है जहां पे लोग कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरमिटेंट एप्लीकेशन है। मतलब वो जगह हमेशा ऑक्यूपाइड नहीं रहेगा, कभी वहां लोग रहेंगे कभी नहीं रहेंगे। तो ऐसे जगहों के लिए आप ऑक्यूपेंसी सेंसर्स यूज कर सकते हो, राइट। ऑक्यूपेंसी सेंसर्स मतलब जब लोग वहां पे आएंगे तभी वो लाइट जलेगा अपने आप, अदरवाइज वो लाइट बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे यू हैव अ लॉट टू प्ले विथ ऑटोमेशन एंड योर जो भी आपका मशीन लर्निंग वगैरह के एल्गोरिथम से, वहां पे यू हैव अ वेरी गुड स्कोप कि आप IoT वगैरह यूज करके भी यू कैन जो हमारी एनर्जी सेविंग्स है उसको हम अचीव कर सकते हैं। जैसे जो आपके लॉबीज एंड कॉरिडोर्स पे भी जो एयर कंडीशनिंग रहेंगे, दैट ऑल्सो यू कैन मॉनिटर बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी सेंसर्स। सो यू कैन थिंक ऑन दैट कि एनर्जी सेविंग्स के लिए मैं स्मार्ट चीजें क्या कर सकता हूं। Okay, so next these are just some references which I have added which will help you, and मैंने personally इन sources को refer किया है, तो I will share this presentation, so at that time you can log in and check. Yeah, so yeah. सर क्या आप फर्स्ट पेज आप ओपन कर सकते हैं इसका, इसके बाद? This one? यस सर। नो सर, इससे पहले सर।
Second page, sir. Page number 2. Yes, sir. Thank you, sir. Okay. So next I will display the basic heat load Excel sheet that we will use for heat load calculations. Hello. Yeah, Mr. Karthik, I sense you are not audible. Yeah, I'm sorry. Actually, there was an urgent call which I had to receive. Sorry. Yeah. Okay, So okay. we will continue with this heat load sheet. So this is just a sample. I will just explain कि कौन सी पैरामीटर है, कहाँ पे आपको इनपुट करना है एंड स्टैंडर्ड में क्या चीज कहाँ से रेफर करनी है. ओके. सो फर्स्ट जो है दीज आर बेसिक इंफॉर्मेशन कि आपकी क्लाइंट में यू कैन राइट इशरे, लोकेशन आप जो भी चूज कर रहे हो वो यहाँ पे आना चाहिए. लैटिट्यूड एंड एवरीथिंग आपको मिल जाएगा ज्योग्राफिकल. सो मेन जो आपका स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, रो नंबर 5 से, जो टेक्निकल डेटा है. लेंथ में जाएगा एंड ये जो शीट है ना, इसको लेके पहले डोंट डायरेक्टली स्टार्ट कैलकुलेटिंग. इसमें इस शीट को पहले समझना बहुत जरूरी है. उसका रीजन ये है कि ये जैसे लेंथ है, इसका यूनिट क्या है, फीट है. 10 का मतलब है कि मेरे रूम का जो लेंथ है वो 10 फीट है. विड्थ का मतलब है रूम का मतलब मेरे रूम का जो विड्थ है वो 8 फीट है. एंड टोटल एरिया है रूम का लेंथ इंटू विड्थ. इसमें भी कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आप किसी भी सेल पे क्लिक कर रहे हो, डोंट रैंडमली पुट वैल्यूज, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेल है जिसमें देर आर फॉर्मूलाज इफ यू कैन सी. तो इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है. अगर मैं यहाँ पे डेटा चेंज करके यहाँ पे मैं 10 करता हूँ, ये ऑटोमेटिक चेंज होगा. ओके. सो डोंट टच द सेल्स विच आर हैविंग फॉर्मूले. ओके. सिमिलरली यहाँ पे अगर आप हाइट इनपुट करोगे, जैसे रूम का हाइट है, ये भी यहाँ पे फीट में है, रूम का हाइट इज 10 फीट, तो वॉल्यूम अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा. क्या बता रहा है वॉल्यूम, F5 इंटू K5. F5 क्या है, एरिया, एरिया इंटू हाइट विल गिव यू वॉल्यूम. ओके. तो यहाँ पे आपके रूम के जो डायमेंशन है ओवरऑल वो आ गए. नेक्स्ट आते हैं डिजाइन कंडीशंस में. डिजाइन कंडीशंस में आउटडोर एंड इंडोर बता रहा है. आउटडोर मतलब आपका आउटडोर का टेम्परेचर, इंडोर मतलब आपकी रूम की जो डिजाइन टेम्परेचर रहेगी. इंडोर डिजाइन, जैसे किसी ने बोला हम लगभग 25 डिग्री के आसपास रखते हैं, तो वैसा जो भी आपका रहेगा इंडोर डिजाइन टेम्परेचर वो आना चाहिए सेकेंड रो में. तो आउटडोर जो डिजाइन डेटा है वो मैंने कहाँ से लिया, तो ये सब चीजों को रेफर करने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड्स है गिवन बाय इशरे एंड एशरे. तो आउटडोर जो है दैट आई विल चूज बेस्ड ऑन लोकेशन. आई विल जस्ट ओपन द हैंडबुक. सो दिस इज द इशरे हैंडबुक. ओके. इसमें अगर आप देखोगे यहाँ पे लोकेशंस दिए हुए हैं. इज माय स्क्रीन विजिबल? Yes, it is. Yes, sir. Yes. So you can see there are a lot of locations. Suppose you are choosing Mumbai for your design. Okay. मुंबई के लिए अगर आप देखोगे यहाँ पे समर में ड्राई बल्ब टेम्परेचर कितना है, 95 है.
वेट बल्ब टेम्परेचर कितना है 83 है, RH कितना है 60 है। तो ये 3 डेटा आपको मिल गया, ये तीनों डेटा आपको उस शीट में डालनी है। जैसे मैंने उस शीट में जो कंसिडर किया है वो मैंने कोलकाता के लिए किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो, वेस्ट बंगाल कैलकाटा आता है, तो कैलकाटा का ड्राई बल्ब कितना है 100, वेट बल्ब कितना है 83, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना है 49। तो उसको मैंने इस शीट में कहाँ पे डाला है, ड्राई बल्ब को मैंने 100 डाला है, वेट बल्ब को 83 डाला है, RH को 49 डाला है। ये तीनों इनपुट मुझे कहाँ से मिले, इशरे के स्टैंडर्ड से मिले हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाया। ये है एंथैल्पी और ये है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ग्राम्स पर पाउंड। अगर आपको ये तीनों डेटा पता है तो ये तीनों यूज करके आप साइकोमेट्रिक चार्ट से ये रिमेनिंग 2 डेटा भी निकाल सकते हो। ओके, यू ऑल आर अवेयर अबाउट साइकोमेट्रिक चार्ट ना, विच वी आर यूजिंग इन एयर कंडीशनिंग? Yes. हेलो, यस नो? यस सर। या ओके। तो ये आपको जब ये 3 डेटा मिलेंगे उस बेसिस पे आप बाकी दोनों डेटा भी निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो, और यहाँ पे एक और चीज है कि जो भी टेम्परेचर्स है वो सारे फ़ारेनहाइट में है यहाँ पे, सो डोंट पुट टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, वो आपको गलत कैलकुलेशन देगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इंडोर डिजाइन टेम्परेचर 77, मतलब इट इज अराउंड सम 24.5 डिग्री सेल्सियस, तो वो 77 फ़ारेनहाइट के आसपास आता है। अभी यहाँ पे कैसा है आपका 77 फ़ारेनहाइट एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम जनरली 50% लेते हैं फॉर कंफर्ट डिजाइन। तो ये 2 पैरामीटर्स अगर मेरे पास हैं, तो आपको ये चीज पता होगा कि जो हमारा साइकोमेट्रिक चार्ट होता है, उस साइकोमेट्रिक चार्ट में इफ यू हैव एनी 2 पैरामीटर्स यू कैन फाइंड आउट रिमेनिंग ऑल पैरामीटर्स। ओके, तो आपको आउटडोर के लिए तो 3 पैरामीटर्स मिल गए थे स्टैंडर्ड से, बट इंडोर के लिए आपको क्या करना है, खुद की डिजाइन कंडीशन सेट करनी है। जैसे इंडोर डिजाइन, मुझे इंडोर का टेम्परेचर कितना चाहिए, कंफर्ट 77 फ़ारेनहाइट चाहिए, RH कितना चाहिए 50 चाहिए। अभी ये दोनों यूज करके आप वेट बल्ब निकाल सकते हो, एंथैल्पी निकाल सकते हो, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी निकाल सकते हो। कहां से, साइकोमेट्रिक चार्ट से। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा वेंटिलेशन या फ्रेश एयर रिक्वायरमेंट, विच आई वाज डिस्कसिंग अर्लियर आल्सो। तो इसमें टाइप ऑफ ऑक्यूपेंसी आपको डालनी पड़ती है, आइदर स्मोकर और नॉन स्मोकर, ठीक है। तो जनरली हम अभी तक हमने जो भी डिजाइन किया है, वी हैव कंसिडर्ड नॉन स्मोकर, कि ये जो मेरा गिवन रूम रहेगा, इस रूम में मेरे 6 लोग रहेंगे, 6 के 6 नॉन स्मोकर है, और पर पर्सन मुझे फ्रेश एयर रिक्वायरमेंट है 5 CFM, 5 CFM पर पर्सन। देखो यूनिट लिखी हुई है यहाँ पे, इसका यूनिट ये है, ओके। एंड दिस इज नंबर ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ नॉन स्मोकर्स। तो कितना आ गया, अगर एक जने को मुझे 5 CFM देना है तो 6 लोग रह रहे हैं, तो 5 × 6 30 CFM मिलेगा मुझे। CFM मीन्स क्यूबिक फीट पर मिनट, दिस इज फ्लो रेट ऑफ एयर, वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ एयर, ओके। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ एयर चेंजेस। एयर चेंजेस मतलब आप रूम में कितनी बार टोटल फ्रेश एयर डाल रहे हो, मतलब ऐसा कितनी बार होगा जब आपका रूम पूरा 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 फ्रेश एयर से कवर हो जाएगा। तो जनरली जो बड़े रूम्स रहते हैं, बड़े मीन्स लाइक आपका जो बैंक्वेट हॉल्स हुआ, होटल स्पेसिफिकली अगर होटल की बात करूं तो बैंक्वेट हॉल्स हुए जहां पे पार्टीज चल रहे हैं, तो वहां पे आपको फ्रेश एयर में भी 2 या 3 रखने पड़े। अदरवाइज छोटे छोटे रूमों के लिए यूजुअली हम 1 एयर चेंज ही लेते हैं, ओके। बिकॉज आप अगर फ्रेश एयर बहुत ज्यादा एंड बहुत फ्रीक्वेंटली भी डालोगे, उससे क्या होगा कि हमारे एयर कंडीशनिंग सिस्टम का पावर कंजम्पशन बढ़ जाएगा। उसका रीजन क्या है कि एक बार हमने रूम को ऑलरेडी एयर कंडीशन कर दिया, उसके बाद में और बाहर से एक्स्ट्रा हीट लेके आ रहा हूँ, तो थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा मुझे फ्रेश एयर, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल्स मेंटेन करने। बट अगर मैं बहुत फ्रीक्वेंटली एंड बहुत हाई क्वांटिटी में लेके आ रहा हूँ, तब क्या होगा कि मेरे सिस्टम का पावर कंजम्पशन बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको बहुत फ्रीक्वेंटली कूलिंग करनी पड़ेगी वापस, ठीक है। और ये जो टोटल फ्रेश एयर रिक्वायर्ड है आपका शीट में, यहाँ पे देयर इज अ फॉर्मूला, दोनों ऐड हो जाएंगे। आपका पर पर्सन कितना लगेगा एंड रूम के वॉल्यूम के हिसाब से कितना लगेगा, तो ये ऐड हो जाते हैं, ओके। तो ये आ गया 57 CFM इज योर टोटल फ्रेश एयर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट आते हैं हम हमारे कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स पे। जैसा हमने, पहला है हमारा ग्लास, दूसरा है हमारा वॉल्स एंड रूफ, तीसरा है अदर ट्रांसमिशन गेन, चौथा इंटरनल गेन, एंड उसके बाद हमारे कैलकुलेशन स्टार्ट होते हैं रो नंबर 62 से। तो जो मेरा ग्लास का गेन है, अभी एक आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा रहेगा, I don't know if second third people are aware this formula. How many people are aware of this कि ये क्या है? Third और fourth year people, are you aware?
ऑफ दिस फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू यू ए डेल्टा टी। U को हम बोलते हैं, U को हम बोलते हैं हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। A इज कितना सरफेस एरिया है जो मतलब जिसके थ्रू हीट अंदर आ रही है, एंड डेल्टा टी इज द इक्विवेलेंट टेम्परेचर डिफरेंस जो भी आपका मटेरियल है। ओके, तो जैसे यहाँ पे हमने लिया है जो मेरा एरिया रहेगा, विंडोज वगैरह का जो एरिया जो भी आप उस रूम के लिए डिफाइन करोगे। अभी जैसे रूम आपका है, जैसा मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था, सपोज ये आपका रूम है, ऊपर की तरफ नॉर्थ है, सपोज यहाँ पे आपका एक विंडो है, यहाँ पे आपका एक विंडो है। ओके, तो आपका नॉर्थ के डायरेक्शन में एंड साउथ के डायरेक्शन में जो भी एरिया रहेगा वो आप फिल कर दोगे। बाकी दोनों वॉल्स में विंडो नहीं है तो बाकी सारे का एरिया 0 रहेगा। अंडरस्टूड और नॉट यहाँ तक? हाँ, नेक्स्ट आता है मेरा यू फैक्टर। अभी ये यू फैक्टर मैंने कहां से लिया? ये जो हमारा इशरे हैंडबुक है, इन दिस इशरे हैंडबुक यू आर हैविंग अ शीट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लासेस। ओके, इसमें आप देखोगे ऑर्डिनरी ग्लास है, लाइट कलर है, तो इसका 0.56 है जो यू की वैल्यू है। तो वो मैंने यहाँ से पिक किया था बिकॉज आई हैड सेलेक्टेड कि मुझे ऑर्डिनरी ग्लास चाहिए विथ लाइट कलर चाहिए। अगर आपको कोई और ग्लास चाहिए, डबल पेन चाहिए या ट्रिपल पेन चाहिए, तो उसके लिए भी आप यहाँ से डेटा पिक कर सकते हो। दिस विल बी कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर ओन चॉइस, बट अगेन हियर यू हैव टू टेक केयर कि आप बहुत हाई प्रोफाइल ग्लास लगा दोगे तो आपकी पूरी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो अगेन एनर्जी एफिशिएंसी एंड कॉस्ट दोनों को बैलेंस करना है, क्योंकि जैसे जैसे आप इसमें नीचे आते जाते हो ना, जैसे जैसे ये जो वैल्यू है ये जैसे जैसे कम होती है, तो मतलब उतना हीट अंदर कम आता है, मतलब आपकी डिजाइन उतनी अच्छी हो जाएगी। बट इतनी भी अच्छी डिजाइन नहीं बनानी है कि मैं उसको ओरिजिनली उसको इम्प्लीमेंट ही ना कर सकूं, क्योंकि बहुत कॉस्टली हो जाएगा तो वी कैन नॉट इम्प्लीमेंट, राइट ना? तो वो डेटा मैंने यहां से लिया था बिकॉज आई हैड सिलेक्टेड ऑर्डिनरी ग्लास ऑफ लाइट कलर, तो 0.56 इज कमिंग फ्रॉम हियर। ओके, ये हो गया मेरा ग्लास का कोएफिशिएंट। अभी इक्विवेलेंट टेम्परेचर डिफरेंस, इक्विवेलेंट टेम्परेचर डिफरेंस मैंने कहां से पिक किया ग्लास के लिए? यस, हाँ, यहां पे आपको दिख रहा है सोलर हीट गेन थ्रू ऑर्डिनरी ग्लास। ओके, तो यहां पे अगर आप देखोगे यहाँ डिफरेंट डिफरेंट मंथ दिए हुए हैं। ओके, डिफरेंट डिफरेंट मंथ दिए हुए हैं यहाँ पे, तो आपको इसमें से चूज करना है कि आपका पीक मंथ कौन सा रहेगा एंड आपका पीक टाइम कौन सा रहेगा। जैसे सपोज मान लो कोलकाता चूज करता हूं मैं, तो कोलकाता में सबसे ज्यादा गर्मी से मई में पड़ती है, तो चलो मेरा ये वाला रो फ्रीज हो गया कि मुझे ये वाले रो पे काम करना है। अभी यहाँ पे इतने सारे हैं मल्टीपल टाइम वाले रोज, ये कॉलम्स है, अभी मैं कॉलम कौन सा चूज करूं? तो मैं ऐसा अज्यूम, मैं जैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि May 21 इज मेरा सबसे ज्यादा हीट वाला टाइम मंथ, एंड जो मेरा पीक लोड टाइम रहेगा वो सपोज से 3 PM है। तो आपको इन दोनों को कोरिलेट करना पड़ेगा कि ये वाला रो में आपको ये वाला कॉलम पकड़ना है, ये वाला 17 13 जो भी है। 3 PM इज माई पीक लोड टाइम एंड May इज माई हॉटेस्ट मंथ। तो ये दोनों कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? यहाँ पे। अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? हेलो, यस नो? हाँ, तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे नॉर्थ लिखा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ, ये सेम चीज यहाँ पे भी लिखे हुए हैं। सी, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, तो वहां पे जो आपका करस्पॉन्डिंग डेटा रहेगा वो आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। ओके, उसके बाद आपका यहाँ पे ओवरऑल हीट कैलकुलेट होके आ जाएगा। देखो फॉर्मूला डला हुआ है यहाँ पे, U A डेल्टा टी। अंडरस्टूड? U इंटू A इंटू डेल्टा टी। तो ऐसे आपका हीट लोड कैलकुलेट हो जा रहा है। ओके, आपको जस्ट वैल्यूज पुट करने हैं, उसके अलावा ये यहाँ पे मल्टीपल देयर आर फॉर्मूले एवरीवेयर दैट विल कैलकुलेट ऑन इट्स ओन। ठीक है, नेक्स्ट मैं आता हूँ वॉल्स एंड रूफ पे। वॉल्स एंड रूफ के लिए अगेन, वॉल्स एंड रूफ का जो आप यू वैल्यू सिलेक्ट करोगे, दिस इज बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस। आप लोगों ने जैसे थर्मल रेजिस्टेंस वगैरह पढ़ा होगा, जैसे आपका अगर से फॉर अ गिवन थिकनेस ऑफ L, अगर आपका एक वॉल है जिसकी थिकनेस L है, ठीक है, और आपका जो थर्मल कंडक्टिविटी है वॉल मटेरियल का वो K है, वॉल का एरिया A है, तो हम थर्मल रेजिस्टेंस निकालते थे L/KA, अगर आपको पता रहेगा। उसको रेजिस्टेंस को अगर आप रिवर्स कर दोगे तो आपको क्या मिलेगी? कंडक्टेंस मिलेगी। रेजिस्टेंस मतलब कितना हीट रोकेगा, बट हमें क्या चाहिए कि कितना हीट अंदर आएगा, तो
तो उसके लिए मुझे रेजिस्टेंस को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, 1 बाय रेजिस्टेंस विल गिव मी कंडक्टेंस, तो वहां से ये कैलकुलेशन आ रहा है 0.48। तो आपका उसी तरह जैसे आप पहले अपना वॉल का मटेरियल डिसाइड कर लेना क्या रहेगा, उस बेसिस पे उस मटेरियल की कितनी थिकनेस है, उसका थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, आपकी वॉल की एरिया क्या है, उस बेसिस पे आपका ये फैक्टर निकल के आएगा U। ठीक है, नेक्स्ट जो एरिया है मेरे वॉल के, वो तो आपकी जिस रूम के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हो उस वॉल का किस डायरेक्शन में कितना एरिया है। नॉर्थ डायरेक्शन में जैसे 88 है, ईस्ट के डायरेक्शन में 74 है, साउथ के डायरेक्शन में 100 है, तो आपकी जैसे 4 वॉल्स है तो यहाँ पे 4 मतलब आना चाहिए ऐसा। ठीक है, एक और चीज था कि जब आप यहाँ पे वॉल का कैलकुलेशन कर रहे होगे ना, तो यू कैन सब्ट्रैक्ट विंडो का एरिया, बिकॉज विंडो आपने ऑलरेडी ऊपर कंसिडर कर लिया है, तो आपका ओवर डिजाइन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओवर डिजाइन होगा तो वही फिर आपका कॉस्ट वाला फैक्टर आता है। ओके, एंड नेक्स्ट ये जो टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे डाले हुए हैं, जिस तरह से हमने आपको ग्लास के लिए दिखाया उसी तरह से देयर इज डेटा फॉर वॉल्स आल्सो। जस्ट ओपन इट, या यू कैन सी दिस इक्विवेलेंट टेम्परेचर डिफरेंस फॉर वॉल्स। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे आप क्या करना, एक्सक्यूज मी सर। या हेलो यस सर, ये लाइंस वगैरह थोड़ी स्क्रीन पे से मिटा सकते हैं आप? ये ब्लू सर बहुत दिक्कत दे रहा है सर वो। नहीं Thank you, सर, नहीं sir. कर सकते, वी आर ट्राइंग। हाँ सर, नहीं कर सकते। थैंक यू सर। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे वॉल्स के लिए है ये शीट, तो यहाँ पे आपको सिमिलरली क्या करना है, आपको अपना पीक टाइम पकड़ना है। अगर आप पीक टाइम 3 PM पकड़ते हो, यहाँ पे आप देखोगे वेट ऑफ द वॉल है, वेट ऑफ द वॉल मतलब डेंसिटी। जनरली अपने कैलकुलेशंस के लिए इंडिया में हम 100 के आसपास कंसिडर करके चलते हैं। ओके, तो उस हिसाब से यू कैन टेक 100 वाला रो, एंड यहाँ पे जो आपका पीक टाइम रहेगा, सपोज मान लो आपने 3 PM अपना पीक टाइम पकड़ा है, तो आप अगर देखोगे जो मेरा वॉल्स का डेटा है यहाँ पे नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, सेम तरह के डायरेक्शंस यहाँ पे है। जैसे नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में 100 वाला रो पकड़ूंगा मैं, इसमें मेरा 3 PM पीक टाइम है, तो कितना आना चाहिए डेटा मेरा नॉर्थ ईस्ट के सामने, टेम्परेचर डिफरेंस 12 आना चाहिए। 12। यस नो, अंडरस्टूड? यस सर। तो उसी तरह से चूज करके आपको ये भरना है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस के लिए। ओके, दिस विल बी थ्रू वॉल्स। रूफ के लिए भी नीचे एक अलग शीट है, रूफ के लिए बनी हुई है वो, तो यहां से आप सेम चीज ले सकते हो, शेडेड है, एक्सपोज टू सन है, क्या है, अकॉर्डिंगली यू कैन सेलेक्ट फॉर रूफ। तो अभी आपका कंस्ट्रक्शनल आ गया हीट गेन। नेक्स्ट आएगा आपका अदर ट्रांसमिशन गेन। अदर ट्रांसमिशन गेन जनरली वो कैसा होता है कि अगर मान लो आपका कोई एयर कंडीशन रूम है, एयर कंडीशन रूम के बगल में कोई ऐसी रूम है जो कंडीशन नहीं है, एंड वो डायरेक्टली एक्सपोज टू सन है, तो बगल वाली रूम में से जो कंडीशन नहीं है दैट कैन ऐड हीट टू द कंडीशन रूम, ऐसा फेनोमेना हो सकता है, उसके लिए ये रहता है जनरली, पार्टीशन के कारण हीट गेन, वो सारी चीजों के लिए, राइट। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है इंटरनल हीट गेन। अभी इंटरनल में क्या क्या आते हैं, ऑक्यूपेंसी आती है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 ऑटोमेटिकली कॉपी हो गया, आपने यहाँ पे ऊपर लिया है 6, ठीक है, ऑक्यूपेंसी दैट विल ऑटोमेटिकली गेट कॉपीड हियर। अभी सेंसिबल हीट पर पर्सन एंड लेटेंट हीट पर पर्सन, इसका क्या मतलब है कि जो भी लोग रूम पे प्रेजेंट है वो भी रूम को कुछ हीट ऐड कर रहे होंगे, तो वो 2 तरह की हीट ऐड करेंगे लोग, एक सेंसिबल हीट ऐड करेंगे एंड एक लेटेंट हीट ऐड करेंगे। अभी ये वैल्यूज मुझे कहां से मिलेगा, इसके लिए भी देयर इज स्टैंडर्ड हीट गेन फ्रॉम पीपल। ओके, अभी जैसे जो मेरा सपोज गेस्ट रूम है, लिविंग रूम है, जहां पे लोग आके स्टे करते हैं होटल्स में, तो वहां पे डिग्री ऑफ एक्टिविटी आपको रेफर करनी है कि किस तरह का काम करते रहेंगे वो, सीटेड एट रेस्ट रहेंगे या वॉक करेंगे स्लोली। ओके, तो इस तरह जैसे इन आप ना ये जो टिपिकल एप्लीकेशन है इसको डोंट रेफर इट एज इट इज, यू रेफर डिग्री ऑफ एक्टिविटी, दिस विल बी मोर क्लैरिटी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली आपको होटल या कुछ लिखा हुआ ऐसा नहीं मिलेगा, बट आपको एक्टिविटी से समझेगा कि जब आप होटल रूम में जाते हो तो आप क्या करते हैं। आप होटल रूम में जाके यू विल नॉट स्टार्ट डूइंग जिम की एक्टिविटीज, मतलब हैवी वर्क आप नहीं करोगे, यू विल आइदर बी सीटेड एट रेस्ट और वेरी लाइट वर्क। तो यहाँ पे जैसे सपोज मैंने डिसाइड किया कि सीटेड वेरी लाइट वर्क करेंगे मैं गेस्ट रूम में, ये करना है मुझे, ठीक है। तो अभी सीधा आओ यहाँ पे, अभी जैसे मेरा रूम का इंडोर टेम्परेचर कितना है, ये जो यहाँ पे है ना 82, 80, 78, दीज आर रूम का इंडोर टेम्परेचर कितना रखा है आपने। तो हमने अपनी शीट में रूम का इंडोर टेम्परेचर कितना रखा है, 77 रखा है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 77 है नहीं डायरेक्ट, बट 75 है, 78 है, मेरा ये एप्लीकेशन है। तो 75 और 78 का डेटा ये दोनों यूज करके मैं इंटरपोलेट करके निकाल सकता हूँ
बीच का डेटा। ये सबको पता है ना इंटरपोलेशन? हेलो? Yes, yes, yes. 75 का दिया है, 78 का दिया है, 77 का निकालना है, तो आई थिंक दैट यू कैन टेक इट आउट। तो सीटेड वेरी लाइट वर्क के लिए, सीटेड वेरी लाइट वर्क के लिए सपोज मान लो आपने इंडोर टेम्परेचर, थोड़ा इजी कर देता हूं मैं इसको, इंडोर टेम्परेचर आपने 77 की जगह पे 78 लिया है सपोज, ठीक है, शीट में। तो अभी 78 के लिए आप, मैं हूं सीटेड हूं, वेरी लाइट वर्क कर रहा हूं, तो 78 डिग्री के लिए क्या है मेरा सेंसिबल हीट 215 है एंड लेटेंट हीट इज 185। दिस इज पर पर्सन, एक बंदे का है ये, ठीक है। तो वो चीज मैं यहाँ पे इनपुट करूंगा, 215 एंड 185। देखा आपने, लेटेंट हीट की वैल्यू चेंज हुई, ठीक है। बस आपको ये यहाँ पे इनपुट्स पुट करने हैं, वो कैलकुलेशन अपने आप ले लेगा। 6 लोगे तो इंटू 6 हो जाएंगे सारे जो भी रहेंगे। नेक्स्ट है आपका लाइट, वॉट पर स्क्वायर फीट। आप कितने बल्ब लगा रहे हो, कितने वॉटेज की लगा रहे हो, उस हिसाब से यू कैन पुट दैट वैल्यू हियर कि टोटल आपका वॉटेज क्या रहेगा लाइटिंग का। नेक्स्ट आते हैं हमारे इक्विपमेंट। इक्विपमेंट में जनरली अगर होटल रूम्स में मैं देखूं तो लिविंग रूम्स में कुछ नहीं रहेगा, बट आपकी जो बैंक्वेट्स वगैरह होते हैं वहां पे कभी प्रोजेक्टर हो सकता है, कोई मीटिंग शेड्यूल हुई तो प्रोजेक्टर एंड ऑल कैन यू नो ऐड हाई हीट टू द रूम। तो वहां पे आप वर्स्ट केस जब भी डिजाइन करोगे तो आप वर्स्ट केस कंसिडर करके चलोगे। आप ऐसा नहीं मानोगे कि प्रोजेक्टर तो कभी कभी आएगा। अगर प्रोजेक्टर साल में 1 दिन भी आता है या साल में 10 दिन भी आता है तो वो कंसिडर करके ही आपको डिजाइन करनी है, राइट, बिकॉज आप लोगों को डिस्कंफर्ट पे नहीं रख सकते। तो इक्विपमेंट का मतलब है कोई फोटोकॉपियर मशीन है या कोई पीसी है या कोई और डिवाइस है जो हीट रिजेक्ट करती है, कोई रेफ्रिजरेटर है, तो वो सारे के वॉटेज यहाँ पे आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ्रेश एयर। ऊपर हमने 57 कैलकुलेट किया था, ये ऑटोमेटिक कॉपी हो गया है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हमने 57 कैलकुलेट किया था। बाईपास फैक्टर यू कैन टेक अराउंड द कॉइल डिजाइन फ्रॉम 0.2 टू 0.3 के आसपास आप ले सकते हो। एंड ये सारे वैल्यूज पुट करने के बाद फाइनली हम एक सेफ्टी फैक्टर लेते हैं। सेफ्टी फैक्टर का क्या मतलब है कि अगर मान लो मैंने अपनी रूम डिजाइन की है, सपोज उसका टनेज आ रहा है 1.5 टन, ठीक है, या सपोज मान लो 1 टन आ रहा है, बट कभी कभी ऐसा कुछ हो सकता है कि कहीं ह्यूमन एरर्स हुए या डिवाइस में कहीं पे मान लो थोड़ा सा कुछ लीकेज है जहां से हॉट एयर अंदर लीक हो रही है, तो ये सब जो फ्रिक्शन वाली चीजें हैं, तो ये एक्स्ट्रा चीजों को कंसिडर करने के लिए हम एक सेफ्टी फैक्टर लेते हैं। सेफ्टी फैक्टर मतलब मार्जिन, मतलब अगर मैं 100 टन के लिए डिजाइन कर रहा हूँ तो मैं एग्जैक्टली 100 टन नहीं रखूंगा अपनी एसी को, मैं 105 टन रखूंगा उसको, जस्ट कि कभी अगर फ्यूचर में कुछ इशू आए या कोई एक्स्ट्रा एडिशनल हीट एडिशन हो रही हो कहीं से रूम में, तो ये उसको केटर कर लेगा। ये समझ आया सेफ्टी फैक्टर क्यों लेते हैं हम? हेलो? यस नो? ओके। नेक्स्ट इज हमारा फैन या डक्ट गेन। अभी ये फैन डक्ट गेन क्या है? अगर आप नोटिस करोगे, आपने एयर हैंडलिंग यूनिट या आपने स्प्लिट एसी के यूनिट्स अगर देखे रहेंगे तो वहां पे आप देखोगे कि यूनिट के अंदर में फैन भी होती है, राइट। एंड फैन में क्या लगा होता है? मोटर लगा रहता है। मोटर क्या करता है? इट रिजेक्ट्स हीट, मोटर गर्म होता है। तो मान लो जो हवा आप रूम में छोड़ना चाह रहे हो वो उस मोटर पे से होकर आ रहा है, तो वो क्या करेगा? मोटर का हीट भी उठा लेगा, राइट ना। तो वो चीज को कंसिडर करने के लिए हम एक और 5% एडिशनल ले रहे हैं यहाँ पे। अंडरस्टूड कि फैन या और कुछ है इश्यूज तो उसके कारण क्या गेन हो रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक सब कैलकुलेटेड है। एंड डोंट टच ऑल दीज सेल्स, इसमें ऑलरेडी फॉर्मूले बैठे हुए हैं, सो यू नीड नॉट टच देम। इफेक्टिव रूम टोटल हीट मतलब आपका टोटल सेंसिबल और लेटेंट का एडिशन हो गया, देखो ये दोनों ऐड होके ये बन रहा है, ओके। एंड यहाँ पे आपकी आ जाती है टनेज। तो कितने टन का रूम हुआ ये जो मैंने लिया है सैंपल? उसमें अराउंड 1.66, मतलब आपके 1.5 से 2 टन के बीच में आप कोई भी एयर कंडीशनर वहां पे बिठा सकते हो। जैसे मुझे ये सपोज ऑफिस स्पेस है अगर, तो मैं वहां पे एक 1.8 टन की या 2 टन की एसी लगा दूंगा। अंडरस्टूड कि हमारा टनेज कैसे निकल रहा है हीट लोड से? इज इट क्लियर ना? ओवरव्यू थोड़ा बहुत। यस सर। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. So now Yes, sir. coming to, okay, I got it. So now coming to the last part, that is, please stop doing that on the screen. Coming to the last part, that is NSDC presentation. Stop using annotations. Rudra or something. Please.
Please don't do this in the screen. Yeah. Okay. So this was the NSDC presentation that we had done in 2020. Okay. So this is as it is the PPT. I've just picked it up from my one of older emails. So our problem statement was designing air conditioning system for a school building for better indoor air quality. Okay. तो इसमें सबसे पहले आप जस्ट पीपीटी का फ्लो नोटिस करना कि किस फ्लो में आपको रखना है, ताकि इंफॉर्मेशन सामने वाले को क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए जो जजेस बैठेंगे। तो दीज आर द डिजाइन एक्सपेक्टेशन कि मैं किन चीजों के लिए डिजाइन कर रहा हूं, वो चीज यहाँ पे आ गई। ठीक है। नेक्स्ट आता है डिजाइन इनपुट्स। डिजाइन इनपुट्स मतलब आपकी एनएसडीसी के प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या दिया है उन्होंने, आपको किस पे काम करना है, ये वो हो गया। नेक्स्ट हो गया मेरा हीट लोड डिजाइन डेटा, मतलब मैं आउटडोर कंडीशन क्या सिलेक्ट कर रहा हूँ, इंडोर डिजाइन कंडीशन मैंने क्या क्या लिए हुए हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे आ गई। रिलेटिव ह्यूमिडिटी में कितना ले रहा हूँ, बिकॉज ये सारी चीजें हमने डिसाइड करनी है, ये चीज आपको स्टैंडर्ड से मिलेगी। तो उसी तरह आप ऊपर रेफरेंस डाल सकते हो कि रेफरेंस स्टैंडर्ड, जैसे मैंने इशरे का रेफर किया है, ऐसा कुछ आप लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिटेल्ड कैलकुलेशंस ऑफ द टनेज। ओके, ये मेरा है हीट लोड समरी। Rudra Prakash, can you please stop doing that? If you are not interested, you are welcome to please leave, but don't disturb others who are ready, who have come here to learn. Avinash, I ordered to drive him out of the meeting room. I'm trying to. Yeah. Okay. So this is the heat load summary. So as I told you, we had designed HVAC system for a school building. तो मेरे स्कूल बिल्डिंग में इतने टाइप के रूम्स थे, तो वो आप लिस्ट डाउन कर लेना कि आप कौन से फ्लोर पे कौन सा रूम डाल रहे हो, हर एक रूम का टनेज कितना है, वो सारे ऐड करके आप बताओगे टोटल टनेज कितना आ रहा है, ग्राउंड फ्लोर पे टोटल टनेज कितना है, फर्स्ट फ्लोर पे टोटल टनेज कितना है, एंड ओवरऑल बिल्डिंग का टनेज कितना है। राइट, वो चीज आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना। नेक्स्ट जो सबसे जरूरी है वो है मेरे अजम्पशंस, कि जैसे हमने नॉन स्मोकर लिया है सारा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ऑल एरियाज आर ट्रीटेड एज नो स्मोकिंग जोन्स। तो ऐसे आपके जो अजम्पशंस रहेंगे वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे मैंने लिखा है, आपकी जो हीट लोड कैलकुलेशन होती है वो 3 क्लाइमेट के लिए होती है, समर, विंटर, मॉनसून। बट मैंने यहाँ पे अजम्पशन किया है कि द सिस्टम डिजाइन फॉर समर वुड एफिशिएंटली कैटर टू द नीड्स इन अदर सीजन। तो मैंने विंटर और मॉनसून के लिए अलग से हीट लोड नहीं किया है, ये मैंने अज्यूम किया है कि जो मैं समर के लिए कर रहा हूँ वो विंटर और मॉनसून के लिए भी सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपको लिखनी है। नेक्स्ट, ये जस्ट मैंने एक सैंपल डाल दिया है हीट लोड शीट का। नेक्स्ट इज दिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या यूज किया है, कुछ अगर सर्टिफिकेशन रेफरेंस है, कुछ स्टैंडर्ड रेफरेंस है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे डाल सकते हो कि कंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स के क्या स्पेसिफिकेशन है। नेक्स्ट है हमारा जो यू वैल्यूज में बता रहा था आपको कि ग्लास के लिए कितना रहेगा, रूफ के लिए कितना रहेगा, वॉल के लिए कितना रहेगा, क्या कैलकुलेशन है। ये मैंने एक रेफरेंस डाला था कि ईसीबीसी होती है एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, उसके रेफरेंस में मेरे कितने वैल्यूज लिए हुए थे वो मैंने यहाँ पे इनपुट किया है। ठीक है, दिस इज नॉट एनी स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ओके, ये जस्ट हमने बनाया था विच आई एम शेयरिंग, आप अपने हिसाब से भी कुछ भी बना सकते हो, दैट इज नो इशू। ये था हमारा सिस्टम, हमने सिस्टम क्या सिलेक्ट किया था। तो इसमें मेरा सजेशन है कि डोंट मेक इट वेरी कॉम्प्लेक्स, उनको क्लियर दिखा दो कि कौन सी सिस्टम सेलेक्ट कर रहे हो विथ फोटो, एंड कौन से लोकेशन के लिए सिलेक्ट कर रहे हो, ताकि जो भी जज रहेंगे उनको क्लियर हो कि भाई मेरा ये स्पेस है, इतने टाइप के रूम है, जिसमें से टाइप 1 रूम के लिए ये सिस्टम है, टाइप 2 रूम के लिए ये सिस्टम है, टाइप 3 रूम के लिए ये सिस्टम है। या फिर अगर आप हाइब्रिड ना हो के सिंगल सिस्टम डाल रहे हो चिलर का, तो आप यहाँ पे चिलर की इमेज डाल के जस्ट कि ओवरऑल मेरे इतने टाइप की स्पेस है, उसके लिए आई विल केटर इट थ्रू चिलर्स, एंड चिलर में क्या टाइप है चिलर का, एयर कूल्ड है, वाटर कूल्ड है, वो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, जो भी हमने यहाँ पे सिलेक्शन किया था उसके डिटेल्स है कि तुम्हारे कौन से रूम के लिए है, एक्स्ट्रा उसके बारे में कुछ फीचर्स है, ऑल दैट थिंग यू कैन ऐड। Similarly for this for the second type of system, what are the serving areas that we have highlighted here. Next, this is system selection summary, वही जो मैंने पहले आपको बताया, जो मैंने यहाँ पे ये फॉर्मेट में लिखा है, मैंने जस्ट उसको टैबुलेट करके एक जगह ले आया सारे पूरे बिल्डिंग के लिए, ताकि जो भी मेरी जूरी या जज रहेंगे उनको एक नज़र में समझ आ जाए कि मेरे ये रूम है, उसमें ये सिस्टम है, ये मेरा एयर डिस्ट्रीब्यूशन का है। ठीक है,
इस तरह से आप एक समरी बना सकते हो। सी ओनली मोटिव इज कि आप जो कर रहे हो पहले तो आपको खुद क्लियर होना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, एंड दूसरा सामने वाले को भी समझ आना चाहिए। उस तरह से आपको बनाना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एचवीएसी का इक्विपमेंट सिलेक्शन। तो इक्विपमेंट सिलेक्शन के लिए जैसे मैंने चिलर सेलेक्ट किया था, तो कितने टन की चिलर सेलेक्ट की, जो इंस्टॉलेशन रहेगा वो पूरा 115 में एक साथ नहीं बिठाऊंगा, मैं थोड़ा ओवर साइज करूंगा चिलर को। तो ये सारी चीजें आप कंसिडर करके अपना इक्विपमेंट डिजाइन कर सकते हो। एएचयू मींस एयर हैंडलिंग यूनिट। रेफरेंस कैरियर मतलब ये कैरियर जो हमारी कंपनी है, एयर कंडीशनिंग कंपनी, उनके कैटलॉग में से मैंने ये रेफरेंसेस लिए थे। तो आप डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के कैटलॉग्स भी रेफर कर सकते हो, डाइकिन, कैरियर, हिताची, ब्लू स्टार, ऐसे मल्टीपल आपको कैटलॉग्स इंटरनेट पे मिल जाएंगे ओपन। ये इक्विपमेंट सिलेक्शन का इंडोर यूनिट का डिस्ट्रीब्यूशन है कि वीआरएफ सिस्टम टोटल इतना लोड ले रहा है, उसकी इतनी कैपेसिटी की है, आउटडोर यूनिट का ये कॉम्बिनेशन है, वीआरएफ का इंडोर यूनिट का ये कॉम्बिनेशन है। ये मेरा सेकंड टाइप ऑफ सिस्टम, ओके। और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड कितना रहेंगे, एवरीथिंग शुड बी क्रिस्टल क्लियर, ओके। और कहां से आ रहा है 34, 28 + 6, 1 टन के 28 बिठाऊंगा, 2 टन के 6 बिठाऊंगा कैसेट यूनिट, ऐसा ब्रेकअप है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डक्ट लेआउट समरी। तो जो आप डक्ट साइजिंग करोगे ना, वो आपको अपने ड्राइंग में दिखाना भी पड़ेगा कि आप डक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर रहे हो। ये देखो एएचयू का लोकेशंस है, वीआरएफ आउटडोर यूनिट कहाँ बिठाया है मैंने, तो ये सारे जो भी इक्विपमेंट आपने सिलेक्शन किया है उसके लोकेशंस भी आपको दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये हमने जो भी हमारा सिलेक्शन था डक्ट का, वो हमने सर्कुलर डक्ट लिया, रेक्टेंगुलर डक्ट नहीं लिया, क्योंकि जनरली आप देखोगे रेक्टेंगुलर डक्ट यूज होते हैं, बट हमने कहीं पढ़ा था कि सर्कुलर डक्ट इज गुड, सो वी हैड चोजन टू गो थ्रू सर्कुलर डक्ट। तो यहाँ पे हमने वैलिडेशन दिया है कि हम सर्कुलर डक्ट पे ही क्यों गए, हमने सिमुलेशन किया था उसका, सीएफडी सिमुलेशन, उसके बाद हमने एक कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, ओके। ये है हमारा डक्ट साइजिंग समरी। सो फॉर डक्ट साइजिंग यू कैन यूज दिस सॉफ्टवेयर, ओके, इट इज नोन एज मैकवे डक्ट साइजर, एंड ये फ्री सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा। इसमें आपको क्या करना है कि हर रूम में जो आप हीट लोड कैलकुलेशन करते हो, यहाँ पे आपको एक सीएफएम मिलता है, ठीक है, डीह्यूमिडिफायर सीएफएम। आपको ये सीएफएम की वैल्यू को यहाँ पे इनपुट करनी है, फ्लो रेट में जो आपका हेड लॉस रहेगा वो इनपुट करना है। उस बेसिस पे आपकी जो डक्ट की साइज है ना वो आ जाएगी कि कितने बाय कितने इंच की ओपनिंग रहनी चाहिए डक्ट की। दैट डेटा यू विल गेट फ्रॉम हियर। मैकवे डक्ट साइजर, दिस इज ओपन सोर्स, ओके, एनीबॉडी कैन डाउनलोड इट। एंड वो भी मैंने जितने एएचयू बिठाए या जिसको वो केटर कर रहा है उसकी क्या साइज है, कितना एयर फ्लो रेट है उस रूम में, कितना डायमीटर है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर में दे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट इज इनोवेशन। जो भी आपके इनोवेशंस वगैरह रहेंगे वो आप एक साथ दिखा सकते हो। ये जस्ट समरी है इनोवेशंस का, उसके बाद हर एक इनोवेशन हमने डिटेल में दिखाया है यहाँ पे। ये हमने डे लाइट सिमुलेशन किया था फॉर स्कूल बिल्डिंग। दिस इज लाइटिंग के लिए कुछ रेन्यूएबल यूज किया था। सो यू नो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, जैसे आपने कैलकुलेशन कर लिया, आप कंक्लूजन भी दिखा रहे हो वहां पे कि मुझे इतनी की सेविंग्स मिलेगी। देखो जैसे 72,000 का मुझे सेविंग्स मिल सकता है, तो वो चीज क्वांटिफाई करो चीजों को, मतलब सिर्फ थ्योरी नहीं लिखना है, थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी होने चाहिए। दैट विल add to your report, because see we all are engineers, तो मैथमेटिक्स के बिना सिर्फ थ्योरी लिखना will not fetch you anything। so हर चीज को क्वांटिफाई करो नंबर्स में, वो हेल्प करेगा। नेक्स्ट ये सोलर पैनल्स का जो मैंने सजेशन दिया, तो इसका भी देयर इज अ सॉफ्टवेयर नोन एज PVsyst। so through that we have designed all these solar panels कि एनुअल ईयरली वो कितना जनरेट करेगा, कितना एरिया लिया हमने, 40% ऑफ टेरेस एरिया लिया, एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर, नीड टू मेंशन। दिस इज सम मोर इनोवेशंस रिगार्डिंग योर ऑटोमेशन एंड वो सारी चीजें। हाँ, फॉर इंडोर एयर क्वालिटी, जैसा मैंने बताया आपको, देर इज स्पेशल मार्किंग इन NSDC। तो इंडोर एयर क्वालिटी के लिए आप अपनी इनोवेशन अलग से ही दिखाना। तो ये कुछ इनोवेशन हमने सेलेक्ट किए थे, तो फिर यहाँ पे पहले समरी दे दिया एंड देन वी वेंट इनटू डिटेल्स थोड़ा बहुत विथ फोटोज कि ये सारी चीजें हम लगाने वाले, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा सा अभी, क्योंकि वी आर इन द एरा ऑफ डिजिटाइजेशन, IoT, लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टफ गोइंग ऑन एवरीवेयर, BMS, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए इसमें ऑनेस्टली हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जा पाए थे ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। सो वी हैड जस्ट गिवन अ स्कोप कि ऐसा कुछ हम कर सकते हैं, उससे हमें ये आउटपुट मिल सकता है। तो कुछ चीज ऐसे अगर आपको लगता है कि कुछ बहुत बड़ा एनालिसिस चाहिए उसमें और आपके पास टाइम नहीं है, तो जस्ट गिव अ जिस्ट कि ये सजेशन है, ये हम कर सकते हैं, इसके ये एडवांटेजेस हो सकते हैं, यू कैन जस्ट मेंशन दैट इन योर PPT।
नेक्स्ट इज ये एनर्जी कैलकुलेशंस. यस, जो मैं कह रहा था कि मेनी ऑफ द टीम्स आर नॉट डूइंग दिस. सो एनर्जी कैलकुलेशंस में आपका रहता है टोटल एनर्जी कंजम्पशन कितना रहेगा. जो जैसे मैंने जो यहाँ सिस्टम सिलेक्शन किया था वो चिलर प्लस वीआरएफ किया, तो चिलर से मेरा कंजम्पशन इतना आएगा, वीआरएफ से मेरा कंजम्पशन इतना आएगा. वो कंजम्पशन निकालने का फॉर्मूला क्या है वो भी यहाँ पे दे रखा है हमने. ठीक है. अभी नेक्स्ट ये है लाइफ साइकिल कॉस्ट एनालिसिस. इसमें मैंने दो तरह के यूनिट सिलेक्ट किए हैं. दोनों यूनिट में कितना कितना कॉस्ट जाएगा. कॉस्ट की भी 3 कैटेगरी है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ऑपरेशनल कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट एंड सर्विस कॉस्ट. और टोटल लाइफ साइकिल मैंने कंसिडर किया है 15 ईयर्स. तो उस हिसाब से मुझे 7,77,44,300 रुपीज लग रहे हैं ओवरऑल. लाइफ साइकिल मतलब 15 साल के लिए मेरा इस स्कूल बिल्डिंग के लिए इतना इन्वेस्टमेंट जाएगा HVAC सिस्टम फॉर 15 ईयर्स. ओके, तो ऐसे हमने लाइफ साइकिल कॉस्ट एनालिसिस किया. उसके बाद ये एनर्जी सिमुलेशन किया था हमने. आप जो बिल्डिंग जो भी 2D में बनाओगे उसको आप कोई भी एनर्जी सिमुलेशन के दौरान मल्टीपल सॉफ्टवेयर, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप उन सॉफ्टवेयर में उसकी 3D बना के यू कैन कैलकुलेट कि सॉफ्टवेयर के थ्रू हीट लोड कितना आ रहा है. एक आपने अपना फिजिकल हीट लोड कर लिया, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू हीट लोड करके देख लो. दोनों डेटा अगर मैच होते हैं तो आप प्रूव भी कर सकते हो कि मैंने जो डिजाइन किया है वो रियलिस्टिक है एंड वो एक्यूरेट है. वो चीज यहाँ पे हमने प्रूव करके दिखाया है. जैसे ये है थियोरेटिकल रिजल्ट्स है, इतने आ रहे हैं. ये मेरे सॉफ्टवेयर के सिमुलेशन रिजल्ट्स है. अगर आप देखोगे तो दीज टू आर वेरी एक्यूरेट, मतलब मेरा डिजाइन करेक्ट है. ओके, तो यू कैन यूज सम ऑफ दीज टूल्स टू मेक योर रिपोर्ट मोर इम्पैक्टफुल. नेक्स्ट, अभी हमने पिछले स्लाइड में बहुत कहानियां देखी. अभी वो सब एक जगह. अभी कैसा होता है, बहुत सारी चीजें जब आप देखते हो तो अभी हम ये स्लाइड आपने फ्रेश देखा तो ये आपके दिमाग में फ्रेश रहेगा. बट वापस जब आप खत्म करते हो ना तो जो भी आपके जज रहते हैं उनको जस्ट गिव देम अ टोटल समरी कि आपने अपने डिजाइन में किया क्या क्या है. तो ये एक स्लाइड में मैंने पूरे 14 स्लाइड्स को कैप्चर किया है यहाँ पे. ओके, कि टोटल एनर्जी कंजम्पशन नॉर्मल केस में कितना होता, कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज के साथ में कितना है, और टोटल मैंने परसेंटेज सेविंग्स भी यहाँ पे निकाल के दिखाया है. एनर्जी सेविंग्स लाइटिंग कितना ले रहा है, सोलर पावर जनरेट कितना कर रहा है, BMS वगैरह कितने ले रहे हैं, टोटल एनर्जी सेविंग्स कितना है. यही है एनर्जी कैलकुलेशंस जो मांगा जाता है NSDC में जनरली. ठीक है. फिर सिस्टम जो मेरा सिलेक्शन था उसकी भी मैंने एक समरी दे दी है यहाँ पे वापस की. जो भी मेरे जज रहेंगे दे विल जस्ट गेट अ रिकॉल कि चलो ये है ओवरऑल डिजाइन का जिस्ट. सो अदर देन दिस ये कुछ मैंने रेफरेंसेस दिए थे व्हाट वी हैड रेफर्ड एंड या दैट्स ऑल. So that's all from my side. If you have any questions, then we can take up. I hope कि थोड़ा बहुत तो हाँ. Yes. Sir, would it be possible from your end to share the Excel sheet that you were displaying? Yes, yes, I will share it. In the meet right now, sir. It would be helpful. Then we can understand. Like we will understand it from a sample, sir. It would be very helpful for us. No. In the meet, I will not be able to share. I will share it to Siba over mail. He will forward it to you all. Is it okay? Okay, sir. Siba, is that fine? Yeah. Okay. So if you that's all from my end. So if there is anything, any questions or anything, we can take up. I hope this was fruitful for you a bit at least. Yes, sir. So Siba, is there anything else we want to discuss or? Sir, can I get the email ID? Then I can email to that particular sir that you're referring to for obtaining that Excel file. Just a minute. I cannot find him in this meet. I think he is not present. Hello, sir. Siva here. Yeah. So I will share this PPT and everything to you. Can you forward it to them? Okay. Yeah. Okay. So Siva, I am done from my side. So if there is anything that people want to discuss or ask, then we are open for that.